नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी की गति को लगातार जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 5। और माँ केसर देवी सीरीज में जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित प्रश्नमाला आपके लिए पेश की जा रही है। साथियों, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एएसओ, एसओ, यूडीसी, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, डी ट्रिपल एस बी आदि परीक्षाओं में जैम पर आधारित क्वेश्चन हैं वो भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर कैसे परचेजिंग की जाती है और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं, केसर देवी सीरीज पार्ट 5 में सारे क्वेश्चन हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अभी तक हम 4 सीरीज हैं जेम पर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। तो साथियों, देखते हैं माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन। 76, हाउ कैन द बिड वैलिडिटी बी एक्सटेंडेड? बोली की वैधता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय बायर, बाय सेलर, बाय जेम अथॉरिटी, बाय म्यूचुअल कंसेंट। आपको मालूम है कि बोली की एक वैधता होती है, मतलब एक वैलिडिटी पीरियड होता है, डेट होती है। तो वैलिडिटी पीरियड को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है? यहां पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बाय म्यूचुअल कंसेंट। बायर और सेलर है वो आपस में बातचीत करके डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगला सवाल देख लेते हैं 77, द सेलर पार्टिसिपेटिंग इन द ई बिडिंग रिवर्स ऑक्शन में ऑफर एनी वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड ऑन जेम। हाउ लॉन्ग सेल द बिड सबमिटेड अंडर ई बिडिंग आर ए रिमेन वैलिड? ई बोली आर ए में भाग लेने वाला विक्रेता जेम पर पहले से ही सूचीबद्ध उत्पाद में से किसी एक की पेशकश कर सकता है। ई बोली या रिवर्स ऑक्शन के तहत जारी की गई बोली कब तक वैध रहेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 डेज, 21 डेज, 15 डेज, 10 डेज। अगर ई बोली लगाई जा रही है या रिवर्स ऑक्शन के तहत कोई बिडिंग की जा रही है तो वैलिडिटी पीरियड है वो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 डेज। कोई अगर ई बिडिंग में या आरए में शामिल हो गया है तो फाइनल होने के बाद में 15 दिन तक आगे की कार्रवाई तक वो वैलिड रहेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 डेज। क्वेश्चन देख लेते हैं 78, हु हैज द राइट टू डिसाइड द टेक्निकल एंड कॉमर्शियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल बिड्स? व्यक्तिगत बोलियों की तकनीकी और व्यवसायिक स्वीकार्यता तय करने का अधिकार किसके पास होता है? सेलर के पास, बायर के पास में, जेम के पास में या गवर्नमेंट के पास में? किसके पास में बोली की तकनीकी और व्यवसायिक स्वीकार्यता है वो तय करने का अधिकार होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बायर के पास में होगा। कोई तकनीकी पैरामीटर है या व्यावसायिक पैरामीटर है उनको स्वीकार करने का अधिकार किसके पास में सुरक्षित होता है? ये अधिकार सुरक्षित रहेगा खरीदार के पास में कि उसकी आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये अधिकार किसके पास में सुरक्षित होगा कि तकनीकी रूप से आइटम है वो सूटेबल है या व्यावसायिक रूप से सूटेबल है कि नहीं है। इसका चयन करने का अधिकार है किसके पास में होगा? खरीदार के पास में ये अधिकार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बायर। अगला सवाल देख लेते हैं 79, what authority does the purchaser have to decide the technical and commercial acceptability of individuals bids? क्रेता के पास व्यक्तिगत बोलियों की तकनीकी और व्यावसायिक स्वीकार्यता तय करने का कौन सा अधिकार है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि तकनीकी या व्यवसायिक स्वीकार्यता को तय करने का अधिकार है किसके पास में था? खरीदार के पास में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी तकनीकी और व्यावसायिक स्वीकार्यता है जिनके आधार पर वो अधिकार सुरक्षित कर सकता है। तो यहां पर देख लेते हैं, द बायर कैन विदड्रॉ द बिड प्रोसेस एट एनी टाइम, eligibility criteria and compliances as stipulated in the bid document, the purchaser may award the tender to anyone, a buyer can buy goods directly from a seller। तो कौन सा अधिकार उसके पास में सुरक्षित होगा? कौन सा अधिकार वो रखता है? बायर या खरीदार कौन सा अधिकार रखता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। टेक्निकल और कॉमर्शियल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कौन सा अधिकार है बायर के पास में सुरक्षित है? इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्लायंसेज एज स्टिपुलेटेड इन द बिड डॉक्यूमेंट। तो ये इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करना और जो उसके अनुसार सूटेबल होता है तो बिड डॉक्यूमेंट के अनुसार ये क्राइटेरिया को फिक्स करने का अधिकार है किसके पास में है? वो अधिकार है परचेजर के पास में या खरीदार के पास में है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्लायंसेज एज स्टिपुलेटेड इन द बिड डॉक्यूमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 80, द बायर रिजर्व्स द राइट टू पोस्टपोन, कैंसिल द ई बिडिंग एंड इंटीमेशन देयरऑफ विल बी सेंट। खरीदार के पास में ई बोली को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है
और इसकी सूचना भेजी जाएगी कौन से माध्यम से भेजी जाएगी? बाई रजिस्टर्ड लेटर, बाई मैसेंजर, बाई ईमेल, जेम टू द बिडर्स और बाई ऑर्डिनरी लेटर। तो आप समझ लीजिए कि बायर के पास में अधिकार है, वो अधिकार सुरक्षित रखता है कोई भी बिडिंग को पोस्टपोन करने के लिए या कोई भी टेंडर प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए। ई बिडिंग को कैंसिल करने का अधिकार वो रखता है, पोस्टपोन करने का अधिकार रखता है। तो इसकी सूचना कैसे देनी होगी? जो भी सेलर होंगे या ई बिडिंग में जिसने पार्टिसिपेट किया है, फाइनल जो बिडर है, उससे सूचना दे करके कि मैं ये प्रोसेस पोस्टपोन कर रहा हूं या कैंसिल कर रहा हूं। ये सूचना किसके माध्यम से दी जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाई ईमेल और जेम टू द बिडर्स, मतलब कि ईमेल के द्वारा उस बिडर को सूचना दी जाएगी। या बिडिंग प्रोसेस कैंसिल की जा रही है तो जेम पर सभी बिडर को सूचित कर दिया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, बाई ईमेल जेम टू द बिडर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 81। व्हाट आर द टेक्निकल पैरामीटर्स शोन इन द बिड? बोली में दिखाए गए तकनीकी पैरामीटर क्या होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स नॉट शोन ऑन जेम कैन बी सेलेक्टेड बाय बायर। टेक्निकल पैरामीटर्स एज पर वेंडर्स चॉइस। टेक्निकल पैरामीटर्स shown in the bid are from a particular catalog as selected by the buyer while applying initial filters in selection of the product। और डी ऑप्शन हो जाएगा टेक्निकल पैरामीटर्स एज पर बायर्स चॉइस इरिस्पेक्टिव ऑफ जेम। तो क्या होगा? कौन से टेक्निकल पैरामीटर है, उनको सेलेक्ट करने के क्या आधार होने चाहिए, क्या उसकी चॉइस होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। टेक्निकल पैरामीटर shown in the bid are from a particular catalog as selected by the buyer while applying initial filters in selection of the product। तो ये पैरामीटर हैं वो कैटालॉग के द्वारा दिए गए हैं। जो सेलर होते हैं वो कैटालॉग बनाते हैं और फिल्टर के माध्यम से बायर ने उनको सेलेक्ट किया हुआ है। तो उन टेक्निकल पैरामीटर को शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही अवेलेबल है और इन पैरामीटर को देख करके ही बायर ने वो आइटम है वो सेलेक्ट किया था। तो ये फिल्टर के द्वारा जो प्रोसेस है वो टेक्निकल पैरामीटर कहलाती है। बिड डॉक्यूमेंट में यही टेक्निकल पैरामीटर है वो बाद में दिखाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। टेक्निकल पैरामीटर्स shown in the bid are from a particular catalog as selected by the buyer while applying initial filters in selection of the product। क्वेश्चन देख लेते हैं 82। If any amendment corrigendum is made in the e-bid of online invitation issued by the purchaser, where will such amendment corrigendum be uploaded? यदि क्रेता द्वारा जारी ऑनलाइन आमंत्रण की ई बोली में कोई संशोधन शुद्धि पत्र किया जाता है तो ऐसा संशोधन शुद्धि पत्र कहां अपलोड किया जाएगा? ऑन द जेम पोर्टल, ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑन द बायर वेबसाइट, ऑल द अबव। तो बायर अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहता है, बिड डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट करना चाहता है या करिजेंडम को उसमें करना चाहता है, कोई शुद्धि पत्र कोई देना चाहता है, संशोधन करना चाहता है, तो ये संशोधन और शुद्धि पत्र है वो कहां पर जारी किए जाएंगे, कहां अपलोड किए जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन जेम पोर्टल। क्योंकि जेम के थ्रू ये परचेजिंग हो रही है तो जेम पर सारी प्रोसेस होगी। कोई भी संशोधन करना होगा, कोई शुद्धि पत्र अगर देना होगा बायर की तरफ से, खरीदार की तरफ से, तो उसको जारी करना होगा जेम पोर्टल पर, उसको अपलोड करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन द जेम पोर्टल। क्वेश्चन देख लेते हैं 83। इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन व्हाट बेसिस कैन द बायर इवेल्यूट एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिड्स? जनहित में खरीदार किस आधार पर बोलियों का मूल्यांकन कर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है? तो जनहित में ये खरीदार है किस आधार पर बोलियों का मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन करने के बाद में उसको स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का क्या आधार होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेंडर्स, based on their requirements and use and bid parameters, based on the seller's specification। तो किस आधार पर वो मूल्यांकन करेगा और स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यूज एंड बिड पैरामीटर्स। इसमें अगर कोई मूल्यांकन में फिट बैठ जाता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वो फिट बैठ जाता है, एंड यूज कहां पर उपयोग किया जाएगा उसके अनुसार फिट हो जाता है, और बिड पैरामीटर जो उसने जारी किए थे, बिड डॉक्यूमेंट में जारी किए थे, स्पेसिफिकेशन जारी किया था, उसके आधार पर अगर फिट बैठ जाते हैं तो वो मूल्यांकित हो जाएंगे, मतलब फिट हो जाएंगे और स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, एंड यूज के अनुसार, बिड पैरामीटर्स के अनुसार फिट नहीं बैठते हैं तो उनको मूल्यांकित करने के बाद में अस्वीकार भी किया जा सकता है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा। बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यूज एंड बिड पैरामीटर्स, मूव टू क्वेश्चन नंबर 84। विच फिल्टर कैन द बायर यूज ओनली द बिड डॉक्यूमेंट्स, खरीदार केवल बोली दस्तावेजों में किस फिल्टर का उपयोग कर सकता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब कि TOR, ATC मॉड्यूल अवेलेबल इन ई बिडिंग, RA मॉड्यूल ऑफ जेम, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, SLA जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, GTC। तो किसके लिए फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर ATC मॉड्यूल अवेलेबल इन ई बिडिंग, RA मॉड्यूल्स ऑफ जेम मतलब कि ATC होगा। ATC का मतलब क्या हो रहा है? एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है अवेलेबल इन ई बिडिंग एंड RA मॉड्यूल्स ऑफ जेम, इसके लिए फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। ATC मॉड्यूल अवेलेबल इन ई बिडिंग एंड RA मॉड्यूल्स ऑफ जेम मतलब कि एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनके लिए फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 85। व्हाट आर द सेलर्स फ्री टू बिड फॉर, विक्रेता किसके लिए बोली लगाने के लिए स्वतंत्र है? एज पर ओपन मार्केट, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, एज पर चॉइस ऑफ द बायर्स, सेम इक्विवेलेंट और सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस, कैटालॉग प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द बायर्स। तो सेलर हैं वो बिड करने को या बोली लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सेम इक्विवेलेंट और सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस, कैटालॉग प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द बायर्स। जो भी स्पेसिफिकेशन होंगे, प्रोडक्ट जो उनके पास में अवेलेबल होंगे या तो सेम या बराबर या उनसे सुपीरियर स्पेसिफिकेशन के लिए, सुपीरियर आइटम के लिए वो बोली लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस की है, मान लीजिए कि खरीदार है एक विशेष स्पेसिफिकेशन चाहता है और सेलर है वो क्या कर रहा है, उससे अच्छी क्वालिटी के अच्छी गुणवत्ता का कोई आइटम दे रहा है तो वो भी दे सकता है। कैटालॉग के अनुसार, प्रोडक्ट के अनुसार जो उनके पास में अवेलेबल है उनको बायर के साथ में बोली करने के लिए स्वतंत्र होगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, सेम इक्विवेलेंट और सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस, कैटालॉग प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द बायर्स। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं 86। इन केस टू और मोर एक्सेप्टेबल बिडर्स आर फाउंड टू हैव कोटेड आइडेंटिकल लोवेस्ट बिड प्राइस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुड बी फॉलोड बाय द बायर फॉर द रिक्वायर्ड आइटम्स अमंग ऑल द टेक्निकल क्वालिफाइड बिडर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो या दो से अधिक स्वीकार्य बोलीदाताओं ने समान न्यूनतम बोली मूल्य उद्धृत किया है तो सभी तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के बीच आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीदार द्वारा किस प्रकार की खरीद प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई है कि लोवेस्ट प्राइस है वो एक से अधिक बोलीदाताओं ने जारी कर दी है, सेम प्राइस में दो से अधिक लोग हैं वो अपने आइटम में देने को राजी हो गए हैं, तो इन दो में से एक का चयन आप किस आधार पे करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, रिवर्स ऑक्शन, ओपन टेंडर, सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर। यहां पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, रिवर्स ऑक्शन। इसमें भी रिवर्स ऑक्शन है, फिर से हम करना शुरू कर देंगे रिवर्स ऑक्शन। जो लोवेस्ट आएगा इनमें से रिवर्स ऑक्शन टेक्निक है वो अपनाई जाएगी। 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस है वो अपनाई जाएगी, जहां पर लोवेस्ट प्राइस देते जाएंगे और जो सबसे नीचे वाला आएगा उसको फाइनल टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स ऑक्शन। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 87। इन केस ऑफ सर्विस बिड्स, इफ मल्टीपल L1 bidders have quoted the lowest allowed price for that service, through what mechanism will the purchaser select and contract among the L1 bidders? सेवा बोलियों के मामले में यहाँ क्वेश्चन को देख लीजिए। सेवा बोली है मतलब कि सर्विस बिड्स है। यदि एक अधिक L1 बोलीदाताओं ने न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य उद्धृत किया है, उस सेवा के लिए क्रेता L1 बोलीदाताओं के बीच किस तंत्र के माध्यम से चयन और अनुबंध करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, रिवर्स ऑक्शन, ए रैंडम एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेड बाय जेम सिस्टम, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द L1 सर्विस प्रोवाइडर, एज पर चॉइस ऑफ द बायर। तो अगर एक से अधिक सेवादाता है वो L1 प्राइस दे दी है, लोवेस्ट प्राइस देने को राजी हो गए हैं, तो खरीदार के द्वारा कैसे चयन किया जाएगा, किसका चयन किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ए रैंडम एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेड बाय जेम सिस्टम। एक रैंडम एल्गोरिदम है वो जेम सिस्टम पर अवेलेबल है, जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर है उससे लोवेस्ट प्राइस देने वाले का चयन कर लिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी, रैंडम एल्गोरिदम एग्जीक्यूटेड बाय जेम सिस्टम। क्वेश्चन देख लेते हैं 88। ऑन जेम द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड इन ई बिडिंग RA कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय whom ड्यूरिंग बिड वैलिडिटी पीरियड। जेम पर ई बिडिंग RA में पेश किए गए उत्पादों को बोली की वैधता अवधि के दौरान किसके द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता?
मतलब कि ई बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन में कोई शामिल हो गया है तो अपनी बोली को वो वापस नहीं ले सकता जब तक कि बोली वैधता खत्म नहीं हो जाती। गवर्नमेंट, गेम अथॉरिटीज, बायर्स, सेलर्स। करेक्ट आंसर विल बी डी, सेलर्स। सेलर्स है वो बिड वैलिडिटी पीरियड खत्म नहीं होता तब तक उसको वापस लेने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए बायर ने कोई ई बिडिंग या आरए किया और उसमें फाइनल सिलेक्शन सेलर का हो गया और उसने अपने आप को वापस ले लिया है तो बायर का इंटरेस्ट है यहाँ पर प्रभावित होगा, इसलिए सेलर है वो वापस नहीं हो सकता। विक्रेता है वो अपने ई बिडिंग या आरए की वैलिडिटी पीरियड है तब तक अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सेलर्स हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 89। व्हाट डज द बायर रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट? क्रेता के पास क्या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है? परचेज आइटम्स फ्रॉम L1 बिडर आउटसाइड जेम, split the demand and place the order on the L1 bidder, accept reject any bid including the lowest bid received through e-bid and or annul the e-bidding process, accept any gift from L1 bidder। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। व्हाट डज द बायर रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट? accept or reject any bid including the lowest bid received through e-bid and annul the e-bidding process। मतलब कि कोई भी बिडिंग को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है जो कि लोवेस्ट बिड आई थी ई बिडिंग के द्वारा, या एनल द ई बिडिंग प्रोसेस, वो ई बिडिंग प्रोसेस को खत्म कर सकता है। ये अधिकार किसके पास में सुरक्षित है? ये अधिकार हो जाएगा बायर के पास में हो जाएगा। accept reject any bid including the lowest bid received through e-bid and or annul the e-bidding process। क्वेश्चन देख लेते हैं 90। विच लॉ प्रोहिबिट्स प्राइस मैनिपुलेशन? कौन सा कानून मूल्य हेरफेर पर रोक लगाता है? परचेज एक्ट 1975, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, हायर परचेज एक्ट 1972, कंपटीशन एक्ट 2002। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राइस मैनिपुलेशन पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, कौन सा नियम लगाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, कंपटीशन एक्ट 2002 है वो प्राइस मैनिपुलेशन या कोई भी मूल्य है उसमें हेर फेर करने को मना करता है, प्रतिबंधित करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कंपटीशन एक्ट 2002। क्वेश्चन देख लेते हैं 91। एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलर कैटेगरीज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ बिड सिक्योरिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में मिलेगा। निम्नलिखित में से किस विक्रेता श्रेणी को छोड़कर बोली सुरक्षा जमा करने से छूट दी जाएगी? एमएसएमई रजिस्टर्ड विद डीआईसी फॉर द प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड वैलिडेटेड थ्रू डीआईसी डेटाबेस, central state PSUs, seller service provider having annual turnover of less than rupees 500 crore, seller service providers holding BIS license for the primary product category and validated through BIS database। तो किस श्रेणी को छोड़ करके सभी को छूट दी जाएगी? मतलब कि इनमें से एक श्रेणी है, एक विक्रेता श्रेणी को छोड़ करके सभी से बोली सुरक्षा या ईएमडी से उनको छूट दी जाएगी, उनसे ईएमडी है वो जमा करने से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, परंतु एक श्रेणी से ली जाएगी। कौन है वो श्रेणी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, सेलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन रुपीज 500 करोड़। मतलब 500 करोड़ से कम जिसका एनुअल टर्नओवर है वो सर्विस प्रोवाइडर या सेलर्स है, उसको छोड़ करके सभी से ईएमडी है उससे मुक्त किया जाएगा। उनको ईएमडी जमा करने की या बोली सुरक्षा जमा करने की बिड प्रोसेस में शामिल होने के लिए ईएमडी या बोली सुरक्षा है वो जमा की जाती है तो उससे मुक्त किया जा सकता है, छूट दी जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन रुपीज 500 करोड़। क्वेश्चन देख लेते हैं 92। फॉर व्हाट कंसिक्वेंशियल डैमेजेस द बायर जेम विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल? किस प्रकार के परिणामी नुकसान के लिए खरीदार जेम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? नो इंटरनेट कनेक्शन, सिस्टम प्रॉब्लम्स, नो पावर सप्लाई, पावर इंटरप्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, ऑल दी अबव। तो कौन सी चीजों के लिए कोई कंसिक्वेंशियल डैमेजेस होते हैं तो बायर को या जेम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर ई बिडिंग कर रहे हैं या रिवर्स ऑक्शन कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है या सिस्टम में प्रॉब्लम होती है या पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोसेस है वो बीच में बंद हो जाती है, पावर इंटरप्शन कोई हो जाता है, साथ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, कोई डेटा है वो गायब हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं होगा? ना तो खरीदार जिम्मेदार होगा ना ही जेम जिम्मेदार होगा।
क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस में शामिल हो गए और कोई इंटरप्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सेलर ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो उसमें शामिल हो रहे थे, मेरा लोवेस्ट प्राइस था। ऐसा कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर को नहीं दे सकते, या जेम को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये पोर्टल है और पोर्टल को ही आरोपित कर दिया जाए तो ये भी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के किसी भी व्यवधान के लिए जेम या बायर है वो जिम्मेदार नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबोव। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अगेंस्ट एनी बिड और आर ए कंडक्टेड ऑन जेम, इफ एनी बिडर कोट्स व्हाट, द बिड विल बी ट्रीटेड एज नॉन रिस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। जेम पर आयोजित किसी भी बोली या आरए के खिलाफ यदि कोई बोलीदाता क्या उद्धृत करता है तो बोली को गैर उत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। कोई ई बोली में शामिल हो रहा है या आरए में कोई शामिल हो रहा है, तो बोलीदाता क्या बताने पर, क्या चीज को मेंशन करने के बाद में वो गैर उत्तरदायी माना जाएगा, उसको शामिल नहीं माना जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। बिड वैलिडिटी कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड विद म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। Buyers can evaluate bids based on their requirements, oblique end use and bid parameters. C. Nil charges consideration. D. Place the contract by selection of a bidder amongst the L1 bidders. तो कौन सी चीज होने पर बोली है वो क्या हो जाएगी? नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी और उसको आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नील चार्जेज कंसीडरेशन। मतलब कि नील चार्जेज और कंसीडरेशन के मामले में वो बिडिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? नॉन रिस्पॉन्सिव होगी और उसको आगे शामिल नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी सभी पॉइंट है वो ठीक है। बिड वैलिडिटी कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड विद म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, ये किया जा सकता है। बायर्स कैन इवेल्युएट बिड्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यूज एंड बिड पैरामीटर्स, ये भी पॉइंट ठीक हो जाता है। और साथ में प्लेस द कॉन्ट्रैक्ट बाय सिलेक्शन ऑफ ए बिडर अमॉन्ग्स्ट द L1 बिडर्स, जो L1 होंगे उनमें से सेलेक्ट किया जा सकता है, उनको ऑर्डर दिया जा सकता है। परंतु इस मामले में नील चार्जेज और कंसीडरेशन के मामले में वो बोली है वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, आगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 94। नो बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर बिड्स आर एज हैविंग एस्टिमेटेड परचेज प्राइस अप टू व्हाट अमाउंट। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, और नया कोई प्रकार है तो प्लीज आप कमेंट करिए। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कितनी राशि तक अनुमानित खरीद मूल्य वाली बोलियों आरए के लिए कोई बोली सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी? लेस देन ₹10 लाख, लेस देन ₹25 लाख, मोर देन ₹5 लाख, लेस देन ₹5 लाख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी भी प्रकार की ईएमडी उसको जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बिड सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कितने से कम खरीद होती है, जो एस्टिमेटेड परचेज प्रोसेस है वो कितने से कम होने पर ईएमडी जमा नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, लेस देन 5 लाख। 5 लाख से कम अगर आप जेम पर खरीदी कर रहे हैं तो आपको कोई ईएमडी देने की आवश्यकता नहीं होगी, किस प्रकार की आपको ईएमडी है वो जमा नहीं करनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, लेस देन ₹5 लाख। क्वेश्चन देख लेते हैं 95। हाउ मच बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिकमेंडेड बाय जैम फॉर ई बिड आर ए विद एस्टिमेटेड वैल्यू अबाउ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से अधिक अनुमानित मूल्य वाली ई बोली आर ए के लिए जैम द्वारा कितनी बोली सुरक्षा जमा करने की सिफारिश की गई है? तो जैम ने एक सिफारिश की है, रिकमेंडेशन की है, अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक खरीदारी कर रहे हैं तो कितनी ईएमडी जमा करने के लिए रिकमेंड किया है जैम ने? ऑप्शन देख लेते हैं। 5% टू 10% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट, 2 to 5% of estimated value of procurement, 1% of estimated value of procurement, between 0.5% to 5% of estimated value of procurement। तो क्या बताया गया है? सही उत्तर निश्चित रूप से आपको पता है, सी हो जाएगा। 1% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट, मतलब कि 1% है वो निर्धारित किया है। 1% निर्धारित नहीं बोलेंगे, इसको रिकमेंड किया है, जैम ने रिकमेंड किया है। जैम है वो रिकमेंड करता है कि 1% जितनी खरीदी आप कर रहे हैं 1% उसका ईएमडी के रूप में जमा किया जाए। परंतु इससे अधिक रखा जा सकता है, इससे अधिक है वो बायर सेलेक्ट कर सकता है, रख सकता है। यहाँ पर रिकमेंडेशन जैम की कितनी है? जैम की रिकमेंडेशन है वो कितने परसेंट है? 1% जो भी परचेजिंग हो रही है उतना रखा गया, रिकमेंड किया गया है। उससे अधिक भी रखा जा सकता है। अगले क्वेश्चंस में ये बात हम चर्चा करेंगे।
1% of estimated value of procurement is recommended by the GEM. क्वेश्चन देख लेते हैं 96। What are the buyers not permitted to incorporate in terms of eligibility criteria and or additional special conditions and any other? पात्रता मानदंड और या अतिरिक्त विशेष शर्तों और किसी अन्य के संदर्भ में खरीदारों को क्या शामिल करने की अनुमति नहीं है? ऑप्शन है आउटसाइड जेम पोर्टल, एनी अदर वेबसाइट अदर देन बिड डॉक्यूमेंट्स, ऑल दी अबव। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। जेम पोर्टल है खरीदार को इन सभी चीजों के लिए प्रतिबंधित करेगा, जैसे कि आउटसाइड जेम पोर्टल वो खरीदारी नहीं कर सकता, एनी अदर वेबसाइट से भी वो खरीदारी नहीं कर सकता, साथ में अदर देन बिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में भी वो स्पेसिफिकेशन या एडिशनल या कोई कंडीशंस है वो नहीं बता सकता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं कर सकता। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं 97। द बायर कैन ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन व्हाट परसेंटेज ऑफ द बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी हमने चर्चा कर ली है कि जेम रिकमेंड करेगा 1% करेगा, परंतु बायर है वो चूज कर सकता है, बिड सिक्योरिटी है कितनी चूज कर सकता है, हिंदी अर्थ देख लेते हैं। खरीदार के पास बोली सुरक्षा कितने प्रतिशत के बीच चयन करने का विकल्प हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं 5% टू 10% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट, बिटवीन 0.5% टू 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट, 1% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट, 2 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी, बिटवीन 0.5% टू 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट। यहां पर जीएफआर से थोड़े से रूल हैं वो चेंज है। जीएफआर 2017 के अनुसार जो बिड सिक्योरिटी है वो 2 से 5% ली जाती है, परंतु यहाँ जेम में अलग है। जेम में क्या परसेंट बताया गया है? 0.5 से लेकर के और 5% ईएमडी है वो जमा की जा सकती है, जबकि जेम के द्वारा क्या रिकमेंड किया है 1% बताया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर हमारे हल हो जाएंगे। जीएफआर से पूछता है तो जीएफआर के अनुसार क्या हो जाएगा? जीएफआर के अनुसार हमारी हो जाएगी 2 से 5% ईएमडी है वो जमा की जा सकती है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर देंगे। साथ में ही जेम के द्वारा कितनी निर्धारित की गई है? 0.5 से लेकर के और 5% तक ईएमडी बताई गई है। और जेम कितनी रिकमेंड करता है? जो भी परचेजिंग आप कर रहे हैं 1% रिकमेंड किया गया है, परंतु यहां पर बताया गया क्वेश्चन के अनुसार कि वो चूज कर सकता है, वो ऑप्शन दे सकता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिटवीन 0.5% टू 5% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को जरूर बताइए। और अगला सवाल देख लेते हैं 98। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय द सेलर टू द बायर ऑन द बिड सिक्योरिटी और ईएमडी और एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट? बिड सिक्योरिटी या ईएमडी या अनुबंध के तहत देय किसी अन्य राशि पर क्रेता को विक्रेता द्वारा कितना ब्याज देय होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एज पर इंटरेस्ट पेबल ऑन जीपीएफ, नो इंटरेस्ट इज पेबल अबाउट 2% ऑन जीपीएफ इंटरेस्ट रेट एज पर प्रिवेलिंग बैंक इंटरेस्ट। मतलब कि क्रेता को कितनी राशि ब्याज के रूप में दी जाएगी, विक्रेता के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी। यहां पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नो इंटरेस्ट इज पेबल। कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई ब्याज भुगतान है बिड सिक्योरिटी के लिए या ईएमडी के लिए और दूसरी कोई देयता है तो उनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज पेबल। क्वेश्चन देख लेते हैं 99। Which of the following seller categories will be exempted from furnishing of bid security? निम्नलिखित में से किस विक्रेता श्रेणी को बोली सुरक्षा प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। एमएसएमई हु आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी और सर्विस प्रोवाइडर, startups as recommended by departments of industrial policy and promotion DIPP, KVIC, आकाश, WDO, कोयर बोर्ड, ट्राइफेड एंड केंद्रीय भंडार, डी ऑल दी अबव। तो इनमें से किसको छूट दी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सभी को छूट दी गई है। एमएसएमई आर मैन्युफैक्चरर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी, साथ में सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको छूट दी गई है। साथ में ही स्टार्टअप्स है और उनको रजिस्टर्ड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीआईपीपी के द्वारा। केवीआईसी और आकाश, डब्ल्यूडीओ, कोयर बोर्ड, ट्राइफेड, केंद्रीय भंडार, इन सभी को छूट दी गई है ईएमडी जमा करने की। बोली सुरक्षा से इनको सुरक्षित किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव।
और साथियों देख लेते हैं माकेसर देवी सीरीज फिफ्थ का अंतिम क्वेश्चन 100। फॉर हाउ मेनी डेज द बिड सिक्योरिटी कैन बी वैलिड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द बिड वैलिडिटी पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रो बड़ा क्वेश्चन है, हर परीक्षा में खड़ा मिलता है, आपके आगामी परीक्षा में भी निश्चित रूप से मिलेगा। बोली की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बोली सुरक्षा कितने दिनों के लिए वैध हो सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं, 45 डेज, 60 डेज, 10 डेज, 15 डेज। तो बिड वैलिडिटी पीरियड खत्म होने के बाद में बिड सिक्योरिटी है वो कितने दिनों तक वैलिड रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 45 डेज। 45 दिनों तक ये वैलिड रहेगी। ईएमडी है वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगी? 45 दिनों तक वैलिड रहेगी। जबकि बिड वैलिडिटी पीरियड है वो खत्म हो चुका है, तो 45 दिनों तक वो कारगर रहेगी, जारी रहेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 45 डेज। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने माकेसर देवी सीरीज फिफ्थ के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और ये सभी क्वेश्चंस हैं आधारित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब जैम पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं माकेसर देवी सीरीज में। अभी तक हम 100 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए, साथ में डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जैसे कि केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट, यूपीएससी, बाकी सभी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए पूछे जा सकते हैं। साथियों अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।